बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखें, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 1.5 into 10 to the power 8 meter per second is equal to wavelength of photon is equal to wavelength of photon. फुल स्टॉप वाले लिखिए, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन. रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, राइट, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन. तो हमको वास्तव में पूछा गया काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का और एनर्जी फोटोन का. ठीक, ये हमें निकालना है. और हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है उसका लैम्डा फोटोन के लैम्डा के बराबर है. तो लैम्डा डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन का लैम्डा फोटोन के बराबर, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का होगा h/mv, और ये v इलेक्ट्रॉन का, और ये लैम्डा होगा फोटोन का. अब देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का आएगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा sc बाई लैम्डा फोटोन का. और लैम्डा फोटोन की जगह हम चाहे तो h/mbe लिख सकते हैं. तो बताइए जरा, यहां से ये बना हाफ m EV स्क्वायर अपॉन HC, और डिवाइड में H, और इधर आ गया m इलेक्ट्रॉन का और VE इलेक्ट्रॉन का. ME से ME कट गया, VE से V कट गया, H से H कट गया. आंसर आ रहा VE अपॉन 2C. ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन. ये आंसर आएगा. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो बताइए इलेक्ट्रॉन की स्पीड सवाल में 1.5 इंटू 10 की पावर 8, और 2 टाइम्स सी है हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8. तो ये हो गया, देखो कैंसिल, ये 6 हुआ, तो ये आंसर 1/4 आएगा. 1/4. ठीक है, अगला सवाल लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन of the hydrogen atom jump from ground state to higher energy state, its orbital speed reduces to half of its initial value. Full stop वाले लिखें, if the radius of the electron in ground state is r, then radius of new orbit would be. सवाल पढ़िए, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से किसी हायर ऑर्बिट में जंप किया है. मान लो वो n बराबर n में जंप किया है, और n बताओ उस हायर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. ठीक है, अब ये n पहले तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा. तो उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो हाफ हो गई. तो याद करो मैंने पढ़ाया था स्पीड इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में प्रोपोर्शनल टू z/n. तो स्पीड आधी तभी होगी जब n डबल होगा. तो जब n डबल होगा तब स्पीड आधी होगी. तो इसका मतलब ये n बराबर 1 से n बराबर 2 में गया होगा तभी तो डबल होगा, राइट. अब बताओ यहाँ पे जो रेडियस है वो r है, तो यहाँ की रेडियस r' कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है. हमने आपको पढ़ाया था बोर्स मॉडल में रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, तो बताओ अगर n डबल हुआ तो रेडियस 4 टाइम्स, तो ये आंसर बताओ हमारा हो जाएगा 4r आंसर. n अगर डबल होगा तो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगी.
तो आंसर होगा 4r, राइट। अगला सवाल लिखिए, इफ ए हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन लिखें, इफ ए हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, इफ ए हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, कॉमा करके लिखें, एमिट ए फोटोन of wavelength lambda, emit a photon of wavelength lambda, कॉमा करके लिखिए, recoil speed of the atom of mass m, recoil speed of the atom of mass m is given by, ध्यान दीजिए, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये H एटम है, इसका मास m है, और ये बताइए रेस्ट पर है। इसने एक फोटोन को एमिट करा है और वो फोटोन लैम्डा वेवलेंथ लेकर के जा रहा है। तो बताइए भाई, अगर इसने एक फोटोन को रिलीज किया तो ये फोटोन देखो अगर राइट जा रहा है और इसका वेवलेंथ है लैम्डा, तो जो रेसिडुअल एटम है जिसका मास m है वो अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से भागेगा। तुमको सर अपोजिट कब भागेगा? क्योंकि इसने जो फोटोन रिलीज किया है वो स्पॉन्टेनियस किया, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं कंजर। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इसका मोमेंटम जीरो था, तो इन दोनों को भी मोमेंटम जीरो करना है। तो इसका मोमेंटम माइनस एम बी और फोटोन का मोमेंटम एच बाई लेमडा प्लस का। ये राइट जा रहा है, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये राइट जा रहा है तो मोमेंटम प्लस का, और लेफ्ट जा रहा है तो मोमेंटम माइनस का। तो फोटोन का मोमेंटम है प्लस का एच बाई लेमडा, और इस एम मास का मोमेंटम है माइनस एम बी। तो यहां से देखो एम बी बराबर एच बाई लेमडा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? स्पीड। तो ये आया एच अपॉन एम लेमडा, हमारा स्पीड आ गया, एच अपॉन एम लेमडा स्पीड आ गया। बहुत आसान है। अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, when an electron in the hydrogen atom, when an electron in the hydrogen atom in ground state absorb energy 12.1 electron volt, 12.1 electron volt, then its new angular momentum increases by, अब हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, बताओ, हाइड्रोजन एटम है, एच एटम में, बताइए, हमने आपको पढ़ाया था n बराबर 1 की एनर्जी माइनस 13.6, n बराबर 2 की एनर्जी माइनस 3.4, याद आ रहा है? n बराबर 3 की एनर्जी माइनस 1.51। तो याद करो, 1 और 2 का डिफरेंट 10.2 और 1 और 3 का डिफरेंट 12.1। तो यहां देखो 12.1 है, तो ये ट्रांजिशन हुआ होगा 1 से 3। तो सवाल पढ़े कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ये देखो न्यूक्लियस था, और ये n बराबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो बताओ, इसको एक फोटोन मिला 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, न्यूक्लियस था, अब ये n बराबर 1 खाली हो गया और ये सीधा जंप कर गया n बराबर 3 में। यानी ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 3 में चला गया बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ, n बराबर 1 से 3 का ट्रांजिशन है। तो ये देखो, n बराबर 1 में था, अब n बराबर 3 में, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम
एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई पढ़े थे। तो एन की वैल्यू पहले 1 थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 1 एच अपॉन 2 पाई। और अगर हम यहाँ फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखें तो ये हो जाएगा 3 एच अपॉन 2 पाई। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो 3 एच अपॉन 2 पाई में से 1 एच अपॉन 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 एच अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया। 2 से 2 कैंसिल, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 3.14। तो आंसर आ गया 2.11 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। यानी उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1 से 3 जंप करने की वजह से 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंक्रीज हो गया। नोट करिए। चलिए अगला सवाल लिखिए। लेकिन द रेशियो बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन of the electron in singly ionized helium and hydrogen atom both in ground state, right? मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल है फाइंड रेशियो बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एंड हाइड्रोजन एटम बोथ इन ग्राउंड स्टेट। बताइए He+ में जो इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 1 में है, H एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी n बराबर 1 में है। n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बताओ जरा एक बात। अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 1 में घूम रहा है, ध्यान से देखिएगा यार, ये इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपनी स्पीड क्या रखता है? कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी स्पीड फिक्स रहती है। तो ये जो सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये घूम रहा है किसमें? यूनिफॉर्म सर्कल में। अगर यूनिफॉर्म सर्कल में घूमेगा तो इसके पास नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं AC, और AC की वैल्यू होगी v²/r। AC की वैल्यू होगी v²/r। तो यहां बताओ एक्सेलरेशन हीलियम प्लस में, तो ये देखो v²/r, ठीक है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें v²/r का प्रोपोर्शनलिटी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दो, A प्रोपोर्शनल टू v²/r। v प्रोपोर्शनल टू था z/n का स्क्वायर और ये था n²/z। तो देखो यहां पे n तो 1 है, तो A प्रोपोर्शनल टू ये z² ये z³ अपॉन n पावर 4 आ गया। तो सुनिए अब ध्यान से, n दोनों के लिए 1 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस और एक्सेलरेशन इन हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा z ऑफ हीलियम अपॉन z ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। तो बताओ z हीलियम के लिए 2/1 का क्यूब, ये आएगा 8। आंसर 8। क्लियर?
आगे बढ़ा जाए, नोट करो बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिए, द एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन लिखिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम is 3h upon 2 pi, is 3h upon 2 pi, 3h upon 2 pi. The kinetic energy of the electron is, the kinetic energy of the electron is, तो सुनिए H एटम की बात है, H एटम है, सवाल में कह रहे एंगुलर मोमेंटम कितना है, 3h upon 2 pi. आपको बताइए NH upon 2 pi होता है, N की जगह 3 लिखा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन थर्ड बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। याद करो n बराबर 3 में हमने आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर 4 एनर्जी लेवल रटवा दिए थे ऐसे। याद करो n बराबर 1 की टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 4 की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रहा है? तो बताओ बेटा n बराबर 3 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो बताओ टोटल एनर्जी 3 की कितनी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमसे पूछिए काइनेटिक एनर्जी, तो याद करो हमने आपको जब एनर्जी बढ़ाया था तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बताया था, और मैंने सिखाया था ई टोटल इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल। तो हालांकि सवाल में काइनेटिक कहा है तो काइनेटिक हो जाएगा माइनस ई टोटल, तो आंसर हो जाएगा माइनस टाइम्स -1.51, आंसर होगा +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। अगर बताओ वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो 2 टाइम्स ऑफ ई टोटल, और ई टोटल बताओ बेटे -1.51 थी, तो ये हो जाएगा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे केवल काइनेटिक पूछा था। क्लियर है? अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सवाल लिखिए, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन in Li+2, which electronic transition in Li+2 ion, Li+2 ion would emit radiation of same wavelength as the wavelength of, would emit radiation of same wavelength as the wavelength of second Balmer line, second Balmer line of hydrogen atom, second Balmer line of hydrogen atom। अब ऑप्शन है, 4 ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं, 12 से 9, 12 से 6, 4 से 3 का ट्रांजिशन, 6 से 3 का ट्रांजिशन, ये हमसे पूछा है। सवाल पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं Li+2 में कौन सा ट्रांजिशन ऐसा होगा जिसकी वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के सेकंड बामर लाइन की वेवलेंथ के बराबर होगी। तो सुनो पहले, सेकंड बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताओ हाइड्रोजन के लिए जेड कितना, 1, तो याद करो 1/λ। सेकंड बामर लाइन की लैम्डा कैसे निकाल, लाइमन बामर, तो 2 में आना है, n बराबर 2 में आना है। पहला मेंबर होगा 3 से 2, दूसरा मेंबर होगा 4 से 2, तो 1/λr, जेड हो गया 1 का स्क्वायर। और बताइए जरा, पहला मेंबर है 3 से 2, दूसरा मेंबर है 4 से 2, तो 1/2 स्क्वायर -1/2
4 स्क्वायर। हम चाहते हैं यही वेवलेंथ अचीव हो हमें Li+2 में। हमको ये पता करना कि Li+2 में इन चार में वो कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसमें एमिट होने वाले फोटोन की वेवलेंथ सेकंड बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ के बराबर होगी। तो जरा बताओ 1 बाई सेम लैम्डा, बताओ Li+2 के लिए Z हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 आएगा, तो R ये हो गया बेटा देखो 3 का स्क्वायर। हमें चाहिए 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझिएगा एकदम आंसर के आप करीब हैं, ध्यान देना। ये सेकंड हाइड्रोजन एटम का था, ये हीलियम के अंदर N1 N2 ट्रांजिशन का है और सेम वेवलेंथ हमने करा है। तो जरा ध्यान दो, अगर हम यहाँ 1 कर दें एकदम इसी के जैसा बनाए तो इस 9 को अंदर कर दो, तो ये देखो 1 बाई लैम्डा R 1 का स्क्वायर और बताओ इस 3 का स्क्वायर अंदर कर दो, तो 3 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, तो 3 बाई N1 का पूरे का स्क्वायर कर दो माइनस 3 बाई N2 का स्क्वायर कर दो। बताओ इसकी जगह ये लिखा है, तो ये 1/2 तभी आएगा जब बताओ N1 होगा हमारा 6 और ये 1/4 तभी आएगा जब N2 होगा 12, यानी वो ट्रांजिशन हमारा रहा होगा 12 से 6। तो बताओ आंसर आ गया ट्रांजिशन 12 to 6। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए। अब देखो बेटा, देखिए भाई, क्वेश्चन में कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सवाल लिखें डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू n-1th बोर रेडियस is equal to n-1th बोर रेडियस। फाइंड वैल्यू ऑफ n, समझो जरा, कह रहे हैं nth बोर ऑर्बिट और n+1th बोर ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस n-1th बोर रेडियस के बराबर है। तो देखो रेडियस ऑफ n+1th ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ n-1th ऑर्बिट। तो ये बनेगा बताओ 0.53 n+1 का स्क्वायर अपॉन z और ये बनेगा 0.53 n स्क्वायर बाई z, ये बनेगा 0.53 n-1 का स्क्वायर बाई z। पूरे से 0.53 बाई z हुआ कैंसिल। यहां बच रहा देखो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर n-1 का स्क्वायर। तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी a प्लस बी और ये बना बराबर n-1 का स्क्वायर। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको ऐसे कर लें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए,
आप इसको इधर ले आइए, तो ये बनेगा n+1 का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। अब लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये -1 + 1 बराबर n स्क्वायर। ये देखो 1 से 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, ये हो गया हमारा 2n इंटू 2 बराबर n स्क्वायर। एक n कैंसिल, n बराबर आ गया 4, आंसर n बराबर 4 इज आंसर, राइट। कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखें। अगला क्वेश्चन लिखें, ए हाइड्रोजन एटम is in an excited state of principal quantum number n, it emit a photon of wavelength lambda when returned to ground state. Emit a photon of wavelength lambda when returned to ground state. Then value of n is, बताइए, इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन एटम के अंदर nth स्टेट में था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि nth एक्साइटेड स्टेट, नो, nth स्टेट उस स्टेट में है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, और वो n से कहां पे आ रहा है, n बराबर 1 में लौट रहा है। तो बताओ वो जो फोटोन रिलीज करेगा उसका लैम्डा 1/λ r जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और हमसे कहना ये n बताइए। तो बताओ हाइड्रोजन एटम है, तो H एटम के लिए Z की वैल्यू बताओ बेटे 1 होगी, तो यहां से 1/λ बराबर r जेड हो गया 1 माइनस 1/n स्क्वायर, तो ये हुआ 1/λ r बराबर 1 माइनस 1/r स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/λ r। एलसीएम ले लीजिए, लैम्डा r माइनस 1 अपॉन लैम्डा r, तो यहां से बताओ n की वैल्यू आ गई रूट के अंदर लैम्डा r अपॉन लैम्डा r माइनस 1। नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, एंगुलर मोमेंटम L and radius r, angular momentum L and radius r of a hydrogen atom are related as कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम और रेडियस r का रिलेशन क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन है L इंटू आर बराबर कांस्टेंट, दूसरा है L इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तीसरा L इंटू आर की पावर 4 बराबर कांस्टेंट, और लास्ट है नन ऑफ दीज। कह रहे एंगुलर मोमेंटम L एंड रेडियस r ऑफ ए हाइड्रोजन एटम आर रिलेटेड एज, तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई इज कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1, और देखो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, जेड तो 1 है हाइड्रोजन एटम, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो बताओ l स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r,
L प्रोपोर्शनल टू R की पावर हाफ, तो L अपॉन R पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सही रिलेशन है L इंटू R पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन है। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, और सही रिलेशन होगा L इंटू R पावर माइनस 1/2 बराबर कांस्टेंट। ये एकदम ट्रू रिलेशन आया, राइट। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल लिखिए, द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन लिखें, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट of an electron in hydrogen atom is 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with this electron, the de Broglie wavelength associated with this electron in this orbit would be, याद करो, बताओ इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैंने जब तुम्हें मैटर वेव्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर शो करता है तो अगर वो nth ऑर्बिट में घूमेगा तो 2πr को वो n लैम्डा में ब्रेक करेगा, और ये लैम्डा हमारे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये बताओ r2 में घूम रहा है तो 2πr2 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा डी ब्रॉगली पाई इंटू r2 आ जाएगा। तो ये देखो 3.14 इंटू 2.11, आंसर आएगा 6.64 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कल in constant magnetic field is 2 times of an alpha particle, in the same magnetic field, then de Broglie wavelength of electron is x times that of alpha particle, then value of x is, सवाल पढ़ लो, कह रहा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कल इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा। अगर ऐसा है तो कह रहा लैम्डा डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन का x टाइम्स ऑफ लैम्डा डी ब्रॉगली अल्फा है, तो x की वैल्यू निकालिए। याद करो रेडियस क्या होता था, मोमेंटम। याद करो रेडियस मैग्नेटिक फील्ड में मास इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, r बराबर mv बाई qv, यही तो पढ़े थे हम लोग, q की जगह e आ जाएगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब सर्कल में घूमता था तो रेडियस क्या पढ़ाए थे, mv बाई qv, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, अल्फा का चार्ज है 2e और मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो बताओ ये कटा, ये ev पूरा कटा, तो ये लिखा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोमेंटम ऑफ अल्फा। यहां से रिजल्ट आ गया कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और अल्फा का मोमेंटम बराबर रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो लैम्डा डी ब्रॉगली h अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन x टाइम्स h अपॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा, ये s से h कटा, ये दोनों बराबर हैं,
अब ये भी निकला तो x की वैल्यू आ गई 1, आंसर x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अगला सवाल लिखें। क्वेश्चन लिखें, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम make a transition makes a transition from an excited state to the ground state, from an excited state to the ground state, then which of the following statements are true, then which of the following statement are true। अब हम आपको स्टेटमेंट नहीं बता रहे हैं, उन्होंने कहीं लिखा काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर n से n बराबर 1 में आ रहा है, याद करो टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या था, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक दैट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो याद करिए जरा, जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो टोटल एनर्जी तो घटेगी, मोर नेगेटिव होता है, और टोटल एनर्जी काइनेटिक का साइन अपोजिट, तो टोटल घटेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, और पोटेंशियल घटेगा क्योंकि टोटल और पोटेंशियल का साइन सेम, तो जो टोटल का होगा वही पोटेंशियल का होगा, और काइनेटिक का उसका उल्टा होगा। तो आंसर क्या होगा, टोटल एनर्जी डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिक्रीजिंग। राइट, कोई दिक्कत। अगला सवाल लिखें, द रेशियो ऑफ, अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, the ratio of maximum wavelength of Lyman series in hydrogen spectrum to the maximum wavelength of Paschen series, to the maximum wavelength of Paschen series, to the maximum wavelength of Paschen series। तो बताओ लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्टन। तो लाइमन में n बराबर 1 में आना है। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी का गैप मिनिमम होगा। तो याद करो 2 से बना सकता है, 3 से बना सकता है, 4 से बना सकता है, तो सबसे छोटा एनर्जी डिफरेंस है 2 से 1। क्लियर। तो बताओ 1 बाई लैम्डा लाइमन मैक्सिमम, ये लाइमन का मैक्सिमम, ये हो जाएगा R Z1 का स्क्वायर, और ये 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारा यहां से मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन आएगा निकल के बेटा। अब देखो 1 बाई लैम्डा 2 मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्टन चाहिए, पास्टन, लाइमन, बामर, पास्टन तीसरे नंबर पे। 4 से 3 आ सकता है, 5 से 3 आ सकता है, 6 से 3 आ सकता है, तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा एनर्जी का मिनिमम, तो 4 से 3। तो ये R Z1 का स्क्वायर, ये 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर सेकेंड। हमको चाहिए लैम्डा 1 मैक्स अपॉन लैम्डा 2 मैक्स, लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ और पास्टन का मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दिया, तो इधर बचेगा 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, इधर बचेगा 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। एलसीएम बोलिए, एलसीएम बोलिए, यहां पे 144, ठीक है, 16 माइनस 9
डिवाइडेड बाय 3/4, 4 से काट दीजिए 36, तो आंसर आएगा 7/108। आंसर 7/108। नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखिए, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n बराबर 4 टू n इक्वल टू 3 इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 इन हाइड्रोजन लाइक एटम result in ultraviolet radiation, फुल स्टॉप वाला लिखें, infrared radiation will be obtained in the transition, तो सुनो बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन एटम में होता था। अगर हाइड्रोजन एटम होता तो अल्ट्रावायलेट हमको कहां मिलता? तो अल्ट्रावायलेट जो होता वो हमको मिलता कहां पे? लाइमन सीरीज में। और लाइमन सीरीज समझते हैं आप? 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ये सब ट्रांजिशन होते, ये सब अल्ट्रावायलेट में आते, इनफाइनाइट से 1 तक। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक है। तो हमने जो सीरीज रट रखी है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो अब आया हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम। अच्छा, इस सवाल के जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया उन्होंने 2 से 1, सेकंड ऑप्शन है 3 से 2 का ट्रांजिशन, तीसरा है 4 से 2 का ट्रांजिशन, और लास्ट है 5 से 4 का ट्रांजिशन। कह रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम है कोई, उसमें 4 से 3 का ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट में आ रहा है, कह रहे कौन सा ट्रांजिशन इंफ्रारेड में लाई करेगा? इंफ्रारेड, बताओ भाई। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अल्ट्रावायलेट का लैम्डा कम होगा, इंफ्रारेड का लैम्डा ज्यादा होता है। तो इस ट्रांजिशन का लैम्डा 1 है, और इसका मान लो लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 तभी होगा जब इसमें जो फोटोन निकले, एनर्जी का पैकेट, वो बताइए छोटा हो पहले वाले से। यानी यहां का डिफरेंस इस डिफरेंस से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी बताओ 4 से 3 का ट्रांजिशन अगर अल्ट्रावायलेट है, तो 4 से 3 के डिफरेंस से छोटा एनर्जी डिफरेंस अगर मिलेगा तभी हमें बड़ा वेवलेंथ मिलेगा। तो याद करो, अगर ये n बराबर 1 है तो ये बताओ n बराबर 2 है, n बराबर 3 का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है, n बराबर 4 और कम हो जाता है, n बराबर 5 और कम हो जाता है। तो आपको पता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये वाला, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और ये और छोटा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, दो लगातार एनर्जी का डिफरेंस कम होता चला जाता है। याद करो, हाइड्रोजन एटम में 1 और 2 का डिफरेंस 10.2 था, 2 और 3 का डिफरेंस 1.9 ही हुआ करता था। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, दो लगातार लेवल का डिफरेंस कम होता चला जाता है। तो आप हमको बताइए, अगर 4 से 3 में ये लैम्डा 1 है तो हमें लैम्डा 2 बड़ा चाहिए। तो बड़ा तभी मिलेगा जब ये गैप, अगर डेल्टा E1 है तो हमें जो डेल्टा E चाहिए वो इससे छोटा चाहिए। तो बताओ, पहला ऑप्शन 2 से 1 ये गैप तो और बड़ा, 3 से 2 ये गैप भी बड़ा, 4 से 2 ये गैप भी बड़ा। हमें बताओ चाहिए, देखो 4 से 2 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये वाला भी गैप आ रहा है, ये वाला भी गैप आ रहा है। तो 5 से 4 ये गैप
डेल्टा E2 ये छोटा होगा, तो इसमें जो लैम्डा निकलेगा लैम्डा 2 वो बड़ा निकलेगा। तो बताओ अल्ट्रा, अगर ये अल्ट्रा वायलेट है तो यहीं पे इंफ्रारेड मिलने के चांस हैं। हमें कौन सा वेवलेंथ चाहिए था? अल्ट्रा वायलेट से बड़ा। तो हम वो एनर्जी गैप खोजेंगे जो अल्ट्रा वायलेट वाले एनर्जी से छोटा एनर्जी होगा। तो अल्ट्रा वायलेट अगर 4 से 3 में मिल रहा है तो बताइए इंफ्रारेड छोटा एनर्जी चाहिए तो 5 से 4 में ही तो मिलेगा। तो आंसर होगा लास्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। अगली क्लास में हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे।